Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of Chhattisgarh Council of Science and Technology, Raipur, which has clubbed all of us for the district level workshop on National Children's Science Congress 2020. Now, let me introduce you about National Children's Science Congress. Then, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद उत्प्रेरित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने में जाकर विज्ञान प्रतिभाओं की खोज करना एवं बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का अंकुरण कर उन्हें स्थानीय परिवेश में तार्किक वैज्ञानिक खोज की दिशा में आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व में यह एक अनोखा कार्यक्रम है। यह 1993 से लगातार हर वर्ष पूरे राष्ट्र में आयोजित होता है तथा इसमें विद्यालयों एवं विद्यालय से बाहरी बच्चे भी जिनकी उम्र 10 से 17 वर्ष की होती है वे भाग लेते हैं। यह अपने आसपास के पर्यावरण तथा पास पड़ोस की समस्या का बच्चों द्वारा तार्किक हल प्राप्त करने हेतु मंच प्रदान करता है। गहन अवलोकन, खोज पर आधारित चेतना, रचनात्मकता तथा नवाचार और स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु एक शोध मंच प्रदान करता है। अवलोकन, अवधारणा निर्माण, प्रयोग की रूपरेखा बनना, आंकड़ा संग्रहण तथा विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष निकालना तथा परिणाम के प्रस्तुतिकरण के द्वारा समस्या के समाधान के कौशल को बढ़ावा देता है। एक साथ दो बच्चों का समूह कार्य करता है जो टीम भावना को आत्मसात करने में सहायक है। Now let us see what are the eligibility criteria for participation. Then it is open for children in the age group of 10 to 13 years and 11 months, that is for junior group, and from 14 to 17 years it is for senior group as on December 31st. कोई भी बच्चा चाहे वह किसी भाषा शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, स्कूल जाता हो अथवा नहीं, प्रतियोगिता का क्षेत्र ग्रामीण या शहरी, वे सभी भाग ले सकते हैं। आइए अब हम देखें कि आखिर हम कैसे भाग ले सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास पड़ोस तथा मुख्य विषय से संबंधित एक समस्या की पहचान करनी है तथा दो बच्चों का एक समूह बनाना है। अपने मार्गदर्शक शिक्षक तथा अपने सहकर्मी से समस्या की चर्चा करनी है। विज्ञान के तरीकों का अनुसरण करते हुए उसका अध्ययन करना है। अवलोकन, मापन, विश्लेषण, व्याख्या तथा समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना है। प्रस्तुतिकरण हेतु अपने कार्य की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अपनी समस्या के समाधान की चर्चा लोगों के बीच अनुवर्ती कार्य के रूप में करना है। अब आइए देखें कि आखिर परियोजना के निर्माण के पश्चात हमें क्या करना है। तो अपनी परियोजना या प्रोजेक्ट जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत करना है। मेधा तथा कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर परियोजना का राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाता है। इसी प्रकार परियोजनाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए होता है। यद्यपि राज्य कोटा के अंतर्गत परियोजनाओं की अधिकतम संख्या निर्धारित रहती है। Now we have got new focal theme for year 2020 and 2021, and focal theme for this year is Science for Sustainable Living. Under this focal theme, that is Science for Sustainable Living, there are 5 sub-themes. And sub-theme number 1 is Ecosystem for Sustainable Living. सतत जीवन हेतु पारितंत्र, और इस हेतु जो प्रस्तावित क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम कवर कर सकते हैं कि पारितंत्र को हमें समझना है। पारितंत्र के घटकों, उनके कार्यों तथा उनके आपसी संबंधों के विषय में सीखना, जीवन की विविधता का अन्वेषण करना, पारितंत्र, अर्थतंत्र एवं सामाजिक निरंतरता में उसकी भूमिका, मानवीय क्रियाकलापों का पारितंत्र पर प्रभाव, जैव विविधता एवं पारितंत्र का संरक्षण, परितांत्रिक, आर्थिक एवं सामाजिक संधारणीयता हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
सतत जीवन यापन हेतु पारितंत्रिक पहुंच। इन सारे मुद्दों को हम इसके अंतर्गत हम कवर कर सकते हैं। और इस थीम के अंतर्गत हम निम्न परियोजनाओं का हम निर्माण कर सकते हैं। निम्न परियोजना विषय का हम चयन कर सकते हैं, दैट इज पक्षियों की मौसमी विविधता की निगरानी तथा आपके गांव के आसपास उनके बसेरा स्थल, स्कूल उद्यान, घास के मैदान, पैच में आने वाले कीटों के विभिन्न प्रजातियों की सूची एवं निगरानी, बीज अंकुरण काल तथा विभिन्न प्रकार के मृदा का कार्य निष्पादन, सड़क किनारे स्थित पादपों की धूल ग्रहण करने की क्षमता तथा सड़क किनारे हरित पट्टियां हेतु सुझाए गए उपाय, एक दूसरे के जीवन चक्र में सहायता करने वाले दो या अधिक प्रजातियों के मध्य सहजीवी संबंध, भूमि के उपयोग में होने वाले परिवर्तनों के कारण जल निकास के पैटर्न में बदलाव तथा उनका पारितंत्र विशेषताओं पर प्रभाव, आपके इलाके के विभिन्न औषधीय पादपों का बाजार के सर्वेक्षण के आधार पर संभावित मांग का आकलन। सब थीम नंबर 2 है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, दैट इज सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी। और इसके अंतर्गत हम निम्न क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। उचित प्रौद्योगिकी का डिजाइन एवं विकास, पारितंत्र प्रबंधन, पारितंत्र आधारित उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन, उत्तरदायी उपभोग, संधारणीय आवास विकसित करना, मानव वन्य प्राणी संघर्ष का प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना आदि। इस थीम के अंतर्गत हम निम्न परियोजनाओं पर आधारित प्रोजेक्ट निर्माण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाने की प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु डिजाइन, पानी खींचने हेतु पदचालित पंपों का उपयोग, ऊर्जा दक्ष पानी खींचने वाले उपकरण, वर्षा जल संचयन प्रणाली में जल भंडार में जाने वाले प्रारंभिक गंदे जल को अंदर जाने से रोकने हेतु सहायक उपकरण या उपस्कर, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए समुदाय आधारित चेतावनी तंत्र, घरेलू उपयोग में आने वाले जल को सींचने हेतु कम वाट वाले सौर पंपिंग प्रणाली, बाढ़ के दौरान पीने वाले जल का प्रबंधन, हमारे इलाके में स्थिर कुटीर उद्योग का अध्ययन, आवश्यकताएं तथा बाध्यताएं एवं निदान का सुझाव आदि। सब थीम नंबर 3 है सोशल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल लिविंग, सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार। और प्रस्तावित क्षेत्र है जीवन की सुरक्षा, आजीविका, सामाजिक समावेश, गरीबी उन्मूलन एवं इको सैनिटेशन को बढ़ाने हेतु सामाजिक नवाचार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रत्यास्थी विकास, आपदा के खतरे को कम करने हेतु सामाजिक नवाचार, सामाजिक संस्थाओं को कार्यानुकूल बनाना, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, उत्तरदायी उपभोग एवं प्रबंधन, सामाजिक उद्यमिता। और इसके अंतर्गत हम निम्न प्रोजेक्ट पर विचार कर सकते हैं, इनका निर्माण कराया जा सकता है, जैसे जरूरतमंदों की भलाई के लिए अपने शहर अथवा सोसाइटी में नेकी या सद्भावना की दीवार, न्यून उपयोग वाले लौह समृद्ध भोजन, भोज्य पदार्थ को एनीमिया पीड़ितों के लिए फॉलिक एसिड का पूरक बनाना, पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों का अपने इलाके, गांव, शहर, परित्यक्त कुआं, झायरा, बावड़ी का पुनर्जीवन, त्याग की गई सामग्रियों का पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, हमारे विद्यालय घर की खुली छत का सब्जी उपजाने में उपयोग, सड़क की थोड़ी सी मरम्मत से ईंधन की दक्षता में होने वाली बड़ी वृद्धि, हमारे इलाके में एक अध्ययन, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए मोबाइल ऐप आधारित चेतावनी प्रणाली विकसित करना। सब थीम नंबर 4 है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मॉडलिंग एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग, सतत जीवन हेतु निरूपण, विकास, मॉडलिंग एवं योजना बनाना। और इसके अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र है वहन क्षमता सीमा रेखा को परिभाषित करना, संधारणीय उत्पादन, संधारणीय उपभोग, आवास का विकास, परिवहन तंत्र, ऊर्जा तंत्र,
प्रदूषण निगरानी, प्रभाव का आकलन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कृषि यंत्र का निरूपण, जलवायु परिवर्तन में लचीलापन एवं अनुकूलन आदि। और इसके अंतर्गत हम निम्न प्रोजेक्ट का निर्माण करा सकते हैं। जल परिवहन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करें तथा स्रोत से घर तक पानी के परिवहन के एक उन्नत उत्पाद की अभिकल्पना करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में झेली गई चुनौतियों पर आधारित एक घर की अभिकल्पना करें। प्रकृति में अपने आसपास एक रोचक तत्व को खोजें, जैसे पत्ती, मकड़ी का जाल, चिड़िया का घोंसला, फूल इत्यादि। इसके वैज्ञानिक सिद्धांत तथा संभावनाओं को समझें तथा उससे प्रेरित होकर एक उत्पाद की अभिकल्पना करें। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिज़ाइन के अंतर्गत आएंगे। योजना या प्लानिंग में हम देखें तो इसके अंतर्गत नगर या शहर में घर के बने खाने को उपलब्ध करवाने वाले डिब्बा वाला की आपूर्ति की कड़ी का अध्ययन करें, उनकी चुनौतियों को समझें तथा समाधान प्रस्तावित करें। अपने इलाके में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य को समझें तथा संभावित बेहतर विचारों को बताएं। आवश्यकता के संदर्भ में आपके क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की योजना का खाका बनाएं। इस प्रणाली में सुधार के लिए संभावित विचारों को सुझाएं। मॉडलिंग के तहत हम बना सकते हैं कि अपने इलाके में जलवायु कारकों पर अध्ययन करें। सब थीम नंबर 5 है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग, और इसके तहत प्रस्तावित क्षेत्र है पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का प्रलेखीकरण एवं उपयोग, पारितंत्र प्रबंधन, संरक्षण, स्रोत अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता, प्रणाली दक्षता, समाज के अंदर वृद्धि एवं सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करना। आइए अब इस सब थीम के तहत हम कुछ टॉपिक पर विचार करें जिसके की तहत प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कराया जा सकता है, जैसे बीज भंडारण के परंपरागत तरीके तथा उनका प्रमाणीकरण, पारंपरिक और आधुनिक जल शोधन पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन, चूहों को नियंत्रित करने के पारंपरिक प्रदूषण रहित तरीके, कृषि में पारंपरिक कीट नियंत्रण के तरीके तथा उसकी प्रभावोत्पादकता, जल संचयन तकनीकों की परंपरा तथा आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता, सूखा सहन करने वाली पारंपरिक फसलों की प्रजातियां एवं जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में उनकी भूमिका, आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटकी हरण एवं कृमि हरण की पारंपरिक प्रथाएं, विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों का पारंपरिक ज्ञान तथा जैविक कृषि में इसकी प्रयोज्यता, मछुआरों का पारंपरिक ज्ञान तथा संधारणीय आजीविका से संबंध, कृषि में पारंपरिक फसल चक्रों के पारंपरिक तरीके, किसी क्षेत्र के पारंपरिक पेय पदार्थों का प्रलेखीकरण तथा उनको तैयार करने और स्वास्थ्य को मिलाने वाले लाभ के दृष्टिकोण से आधुनिक पेय पदार्थों से तुलना। डियर फ्रेंड्स, नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस कंपटीशन में प्रोजेक्ट का राइटअप काफ़ी महत्व रखता है और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर हम प्रोजेक्ट कैसे लिखें। तो हमारे प्रोजेक्ट के मुख्य विषय के अंतर्गत किसी एक उप विषय के अंतर्गत आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुख्य विषय व एक उप विषय से संबंधित हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। किसी भी स्थिति में सब थीम एवं प्रोजेक्ट का शीर्षक एक ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आइए अब हम देख लें कि किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है प्रोजेक्ट राइटअप के वक्त। तो सबसे पहले हमें परियोजना का शीर्षक चुनना है या प्रोजेक्ट टाइटल चुनना है। यह प्रोजेक्ट टाइटल जो है स्थानीय समस्या को हमें दर्शाने वाला होना चाहिए और विषय मुख्य विषय से सीधा संबंध दर्शाता हो, समस्या का स्थान या कार्य क्षेत्र को दर्शाता हो। नेक्स्ट हमें प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना लिखने से तात्पर्य है कि हम या हमारे द्वारा चुनी गई समस्या क्या है, सीमित शब्दों में लिखना है। समस्या क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसका उल्लेख होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है प्रोजेक्ट या समस्या चुनने का कारण। तो इस समस्या को हमने क्यों चुना, प्रस्तावना में लिखा है हमने। तो समस्या चुनने के कारण में हमें लिखना है कि आखिर हमने यह समस्या क्यों चुना। ठीक है, हमने एक्चुअली हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है कि समस्या क्या है, और यहाँ इस पॉइंट में हमें लिखना है कि आखिर हमने इस समस्या को क्यों चुना, और इसे हमें एक कहानी की तरह ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वह है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का अर्थ है कि जो समस्या हमने चुनी है उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उनका हमें अंदाजा लगाना है। व प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग हम समस्या समाधान में किस प्रकार करेंगे, यह हमें इस पॉइंट में कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह है उद्देश्य। इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या करने जा रहे हैं। 2 या 3 उद्देश्यों से अधिक हमें निर्धारित नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य योजना का। तो परियोजना पर कार्य करने की चरणबद्ध योजना को हम कार्य योजना में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कार्यविधि। तो हर एक उद्देश्य के लिए आप जो करना चाहते हैं उसे हम कैसे करेंगे, यह कार्यविधि में लिखा जाता है। अब कार्यविधि के अंतर्गत हम मेनली 3 प्रकार के मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और वे हैं सर्वेक्षण, प्रयोग और अवलोकन। तो इस समस्या के संभावित कारणों को भी हमने परिकल्पना में हम अंकित कर चुके हैं। अब आप क्या करने जा रहे हो वह भी आप उद्देश्यों के माध्यम से लिख चुके हो। आप जो करने जा रहे हो उसे कैसे करोगे वो भी आप कार्यविधि में लिख चुके हो। इसके बाद आपको सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन या तीनों विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र करने हैं। यहाँ आंकड़ा एकत्र करने का उद्देश्य है कि इन आंकड़ों के आधार पर आपको समस्या को सिद्ध करना है और इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर समस्या के समाधान प्रस्तुत करने हैं। इसलिए यह भाग प्रमुख है। आपकी समस्या कुछ होती है, आप सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन कुछ करते हैं, और समस्या के समाधान जो प्रस्तुत करते हैं उनको आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन के आधार पर न तो समस्या को सिद्ध करते हो और समाधान भी आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित नहीं होते। मतलब समस्या, सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन एवं समाधान, इन तीनों में सीधा संबंध होना चाहिए। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है, और जिसके अंतर्गत हमें उन्हीं मेथडोलॉजी का प्रयोग करना है, उन्हीं विधियों का प्रयोग करना है जिसके आधार पर हम अपने समस्या का उचित समाधान हम ढूंढ सकें। तो आइए हम इसे देख लें इंडिविजुअली कि आखिर कैसे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है। तो सर्वेक्षण का अर्थ है कि आपको निर्धारित क्षेत्र में सभी इकाइयों से या चयनित इकाइयों से आप द्वारा निर्धारित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। प्रयोग। तो प्रयोग खोज की वह विधि है जिसके माध्यम से आप परिकल्पना को विज्ञान विधि से जांचते हैं। प्रयोग वैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें वैज्ञानिक एक या एक से अधिक स्वायत्त इकाइयों का परीक्षण कर आंकड़े एकत्र करते हैं। नेक्स्ट, अवलोकन। तो आप सर्वेक्षण विधि, प्रयोग विधि से परिचित हो चुके हैं। शोध में एक और विधि का प्रयोग होता है जिसे अवलोकन विधि कहते हैं। यह भी एक प्रकार की शोध विधि है जिसमें आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे आंकड़ों के रूप में एकत्र करते हैं। आंकड़े एकत्र करने के बाद हमें सांख्यिकी का प्रयोग करना है, और इसके तहत हमें निम्न स्टेप को फॉलो करना है। दैट इज आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों को तालिका के रूप में व्यवस्थित करना, आंकड़ों को चित्र या ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना एवं आंकड़ों का विश्लेषण करना। प्रोजेक्ट में उक्त चारों भागों का होना अनिवार्य है। यदि एक भी भाग प्रोजेक्ट में नहीं है तो हम परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वह है निष्कर्ष या परिणाम। तो इस भाग में आपको प्रयोग, सर्वेक्षण एवं अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और प्राप्त परिणाम का उल्लेख लिखेंगे। क्योंकि इस वर्ष का मुख्य विषय और आप द्वारा चयनित विषय में नवाचार शब्द आया है,
इसलिए समस्या के हल हेतु क्या नवाचार विधि अपनाई व समस्याओं को सिद्ध करने हेतु यदि कोई नवाचारी प्रयोग किया तो उस पर हमें अधिक बल देना है और उसे प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास। तो उक्त आंकड़ों के आधार पर जो परिणाम मिले उसके आधार पर हमें समाधान लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट समाज पर प्रभाव। प्राप्त परिणाम के आधार पर जो समाधान आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा उन समाधानों को समाज तक पहुंचाना भी शोध का एक हिस्सा है। इसलिए समाधानों को समाज तक पहुंचाने के सभी प्रयासों व समाज पर पड़े प्रभाव का उल्लेख हमें इस भाग में करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य की कार्य योजना। तो शोध कार्य के दौरान कोई प्रयोग संसाधनों के अभाव में नहीं हो पाया तो उसे भविष्य की कार्य योजना में हम लिखेंगे। कोई प्रयोग समय के अभाव में नहीं हो पाया उसका उल्लेख विस्तार से इस भाग में करना है। आपने जो प्रयोग सर्वेक्षण अवलोकन आदि किए और जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए हो सकता है कि उनके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको फिर से नए प्रयोग सर्वेक्षण आदि करने पड़ सकते हैं। इसका उल्लेख आप भविष्य की कार्य योजना में करें। आभार प्रदर्शन। बच्चों जिन व्यक्तियों और संस्थाओं से आपको सहयोग प्राप्त हुआ उनका आभार इस भाग में हमें करना है। संदर्भ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने किया उसे लिखें और दूसरों ने किया है लेकिन सहायता के लिए आपने उसका उल्लेख रिपोर्ट में किया है तो जिस व्यक्ति का कार्य है उसके नाम का उल्लेख अवश्य करें। या फिर रिपोर्ट में आपने जो आंकड़े लिखे वह आपके नहीं हैं तो उस पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, वेबसाइट या अन्य कोई स्रोत उसका उल्लेख हमें ईमानदारी पूर्वक अवश्य करना है। लास्ट पॉइंट है संलग्नक। तो प्रमाण स्वरूप फोटो, पत्र, समाचार पत्र की कटिंग, सर्वे शीट्स की एक प्रति आप रिपोर्ट के अंत में संलग्न कर सकते हैं। इस वर्ष कोविड-19 एपिडेमिक के चलते यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित होनी है तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में भी आपको एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। तो आइए हम यहाँ पर देख लें कि आखिर हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं। तो आपने जो बीते माह में किया है वह 250 शब्दों में लिखना है। जैसे समस्या क्या थी, आपने इस समस्या को क्यों चुना, आपकी परिकल्पनाएं क्या थी, आप क्या करना चाहते थे, आपने कैसे किया, प्रयोग सर्वेक्षणों से आपको क्या मिला, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे और अंत में आप द्वारा चुनी गई समस्या के समाधान आपको लिखने हैं। तो फाइनली आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया तो उसके स्वरूप का क्रम ऐसा होगा। कवर पेज, देन फॉर्म ए, सारांश, विषय सूची, कार्य क्षेत्र का नजरी नक्शा, प्रस्तावना, परियोजना चयन के कारण, परिकल्पना, उद्देश्य, कार्यविधि, अवलोकन, प्रयोग एवं सर्वेक्षण एवं आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण, परिणाम एवं निष्कर्ष, समस्या का समाधान, समाज पर प्रभाव, अनुश्रवण, भविष्य की योजना, आभार प्रदर्शन, संदर्भ, संलग्नक और इसके अलावा 4 पोस्टर्स अनिवार्य हैं, ऑडियो या वीडियो नहीं। डियर टीचर्स, हमें यह ध्यान रखना है कि जूनियर वर्ग के लिए 2500 शब्दों में तथा सीनियर वर्ग के लिए 3500 शब्दों के अंदर ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। केवल A4 साइज़ के पेपर पर ही लिखा जाए। इसे हम हैंड रिटन कर सकते हैं या कि फिर हम टाइप्ड मैटर भी तैयार कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अथवा पोस्टर या चार्ट पेपर के माध्यम से विद्यार्थी अपना ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण देंगे और प्रेजेंटेशन की जो समय सीमा है वह 8 मिनट की होगी और प्रतिभागी अपना प्रस्तुतिकरण वीडियो या उसका लिंक अनिवार्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को आप इसे भेज देंगे 5 दिसंबर तक। तो इस प्रकार डियर टीचर्स, आप सभी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जो हैं गाइड हैं। ऐसा गाइड आपको वर्क करना है ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो चिल्ड्रन साइंटिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज हो सके, न केवल पूरे ज़िले में बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पर। तो डियर टीचर्स, आप सभी से मेरा यही आग्रह कि आप इस साल का जो थीम है और सब थीम है उसके आधार पर आप अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करें
और उन्हें अनिवार्य रूप से आप प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन हेतु तैयार करें और इस कार्य में आप जुट जाएं। धन्यवाद।